हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए आज आपको हम देखेंगे 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। 12th की बायोलॉजी का आज हम आपको पार्ट 14 प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ये आज आपके पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट वीडियो है। आज आपका फर्स्ट चैप्टर जान लीजिएगा, बायोलॉजी का भी समाप्त हो गया और उधर अपने केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन समाप्त करके हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग लगे रहिए और बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, और घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज के हम इस जो वीडियो है इसमें जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, देखिए कल हमने आपको पादपों में क्या किया था, भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया बताया था, और आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो जंतुओं में भ्रूणोद्भव बताएंगे आपको। तो जो जंतुओं और पौधों में हुआ करता है, दोनों में जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया हुआ करती है थोड़ा हट के होती है। जंतुओं में कुछ अलग टाइप का होता है और आपका पौधों में क्या होता है, अलग टाइप का होता है। इन सब का पूरा एकदम डिटेल आपको अगले आने वाले जो चैप्टर है आगे आपके बुक में है उन सब में और आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहली चीज आपको बताते हैं जंतुओं में भ्रूणोद्भव। जंतुओं में क्या हुआ करता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाया किया करती है तो उसमें युग्मनज से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का। युग्मनज से मतलब जाइगोट इज अ चेंज इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो हुआ करता है वो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन जो एम्ब्रियो हुआ करता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहीं पे एम्ब्रियो जो हुआ करता है उसका आकार क्या होता है, बदलता नहीं है। मतलब जो उसकी साइज होती है, जो बाहरी माप होता है वो नहीं बदलता है, बल्कि जो उसके अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो डिवाइड होती जाती हैं। जैसे 2 बनी 2 से 4, 4 से आपकी 8 बनी 8 से 16, 32, 64, फिर 128, ऐसे आपकी वो बनती चली जाती हैं। लेकिन जो उसका बाह्य परिमाप होता है उसमें कोई क्या हुआ करता है, परिवर्तन नहीं होता है। और इसी प्रकार के डिवीजन को ही हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं, विदलन, या किसके नाम से जाना करते हैं, क्लीवेज के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। ये बात आपको समझने वाली चीज है। जान लीजिए एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर की जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो बार बार डेवलप होती हैं, लेकिन जो बाह्य आकार होता है उसका, भ्रूण का, उसमें परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। और इस प्रक्रिया को विदलन या क्या होता है, क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज भी आगे चल करके जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है तो उसमें बहुत डिटेल इसका है। वहाँ पे कई प्रकार के क्लीवेज हुआ करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आपको बातें समझाई जाती हैं। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान दें। और फिर वो जो भ्रूण होता है वो कई अवस्थाओं में गुजरता है, जैसे मारुला होती है, ब्लास्टुला होती है, आपकी ग्लास्टुला हुआ करती है। तो ये सब स्टेज हुआ करती हैं, ये एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। तो देखिए इसमें यही चीजें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे जंतुओं में युग्मनज के विकास से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे बहुकोशिकीय भ्रूण बनता है, ये बात ध्यान दीजिए। मल्टीसेलुलर क्या हुआ करता है, जंतुओं में युग्मनज मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट तो बन ही चुका है निषेचन में, तो अब यहाँ क्या होता है, उससे बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में भ्रूण की आंतरिक कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एम्ब्रियो हुआ करता है, ये मान लीजिए अगर ये एम्ब्रियो है तो इसके अंदर की केवल कोशिकाएं क्या हुआ करती हैं, इन्हीं की संख्या में ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए आंतरिक कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, जबकि आकार में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो इसका बाहरी आकार होता है वो एज वेल एज वैसे ही रहा किया करता है। और फिर क्या बता रहा है, अतः इसे हम लोग विदलन या किसके नाम से जाना करते हैं, क्लीवेज कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग भ्रूण के प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विदलन या किसके नाम जाना करते हैं, क्लीवेज के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और फिर देखिए जो मैंने अभी बताया था, इसके अंतर्गत क्या हुआ करता है, मारुला, ये सब ब्लैक में से लिखने लायक है, ग्लास्टुला और ब्लास्टुला, ये सब स्टेज हैं किसकी, जंतुओं की। जब एम्ब्रियो में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंतर्गत मारुला स्टेज आती है, ग्लास्टुला स्टेज आती है। मारुला स्टेज और ग्लास्टुला के निर्माण को ग्लास्टुलेशन कहा किया करते हैं, तो ये ब्लास्टुला हुआ करती है, ब्लास्टुलेशन अवस्थाएं आती हैं। तो इतना ही चीज आपको किसके अंतर्गत पढ़ना था, जंतुओं में भ्रूणोद्भव के अंतर्गत इतना टॉपिक आपको क्या करना था, पढ़ना था। अब उसके बाद एक देखिए थोड़ा हट करके एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, वो है आपका अनिषेक जनन। अनिषेक जनन जो टॉपिक है इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या लिखा गया है, PARTHENOGENESIS।
THENOGENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। ये जो टॉपिक है ये अनिषेक जनन। आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पादप हार्मोन वाला टॉपिक, तो वहाँ एक टॉपिक पढ़ाया जाता था अनिषेक फलन। अ माने होता है अनुपस्थित, निषेक माने निषेचन, और फलन माने होता है फल का लगना। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते थे वहाँ पे कि जिसमें बिना निषेचन की क्रिया के ही क्या होता था, फल का निर्माण होता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें, पौधों में तो आपने पढ़ लिया है, तो हम जंतुओं में ही बात कर रहे हैं। सामान्यतः जो हुआ करता है जंतुओं और पौधों में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान देना, अनिषेक जनन की बात बता रहा हूँ। सामान्यतः पौधों एवं जंतुओं में क्या हुआ करता है, निषेचन की क्रिया के बाद ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः जंतुओं एवं वनस्पतियों या पौधों में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के ही बाद क्या होता है, नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु हैं, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनमें बिना निषेचन की क्रिया के ही, जान लीजिए, जिनमें बिना निषेचन की क्रिया के ही क्या हो जाता है, नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और जब बिना निषेचन की क्रिया के ही नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहा किया करते हैं। जैसे छिपकली है, मेढक है, ये सब आपके जो जानवर हैं, इन सब में क्या हुआ करता है, बिना निषेचन, कीट है, मेढक है, सांप है, छिपकली है, इन सब में क्या हुआ करता है, बिना निषेचन की क्रिया के ही क्या हो जाता है, नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। वह प्रक्रिया जिनमें बिना निषेचन के ही क्या होता है, नई संतति कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया यहाँ पे, फिर से देख लीजिए। सामान्यतः पौधों एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया के बाद पौधों में बीज बनेगा और जंतुओं में नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। किंतु कुछ पौधे एवं जंतुओं में बिना निषेचन की क्रिया के ही नई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी घटना को क्या कह देते हैं, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कंफर्म एकदम। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, इसकी खोज चार्ल्स बोनेट, कौन वैज्ञानिक थे, चार्ल्स बोनेट ने क्या किया था, 1745 में इसकी क्या किया था, खोज किया था। जैसे आपसे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाए, अनिषेक जनन की प्रक्रिया की खोज किसने किया, तो आप बता सकते हो किसने किया भैया, चार्ल्स बोनेट ने क्या किया था, अनिषेक जनन की प्रक्रिया की खोज किया। और आपके लिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इंसेक्ट, कीट जो होते हैं, मेढक है आपका, उसमें भी हो सकता है, सांप होता है, और फिर छिपकली होती है। इन सब में क्या हुआ करता है, आपकी कौन सी प्रक्रिया होती है, अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है। और एक तो मैंने आपको इसको पहले ही बताया था पौधों में भी, जैसे एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, आपने पढ़ा है पादप हार्मोन 11th में, कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिक एसिड, टाउमेटिन्स, फ्लोरीन्स, ये सब आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं। और उसी फाइटो हार्मोन्स में ही एक हार्मोन्स होता है आपका ऑक्सिन। अगर हम पौधों में चाहें तो अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित करना चाहें तो उस पर हम क्या कर देते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं। और जब ऑक्सिन हार्मोन का पौधों में छिड़काव कर देते हैं तो उनमें अनिषेक की जनन की क्रिया होने लगती है, पौधों में भी, जान लीजिएगा। और कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि अनिषेक जनन की क्रिया से होता क्या है, तो अनिषेक जनन की क्रिया से, जैसे निषेचन की क्रिया में टाइम लग, निषेचन की क्रिया होती, गैमेट सेल बनती और फिर उसके बाद क्या होता, भ्रूण का विकास होता, तब नई संतति कोशिका का, तो इसमें टाइम लगता है। और अनिषेक जनन की क्रिया हुआ बिना निषेचन के ही आपका नई संतति कोशिका बन जाती है। तो जिससे क्या हुआ करता है, जो टाइम रहता है वो आपका सेफ हो जाता है। और ऐसे जो फल होते हैं या जो बीज होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से, ये ध्यान दीजिए, टू स्प्रेड ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स, संतरा, नींबू, अमरूद एवं पपीता में क्या किया जा सकता है, अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑक्सिन है, हार्मोन के छिड़काव से संतरा, नींबू, अमरूद एवं पपीते में क्या किया जाता है, अनिषेक जनन की क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। तो एकदम कंफर्म हो गया होगा आपको क्या, अनिषेक जनन।
और अब हम इसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको आपको भी बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर यहाँ से आपका क्लोज है। और जो आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें जैसे एक क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर सकते थे लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, आप इसको कॉपी में भी कर सकते थे अपने मन से भी। जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर आपसे पूछता है। तो जब आप पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पूरा पढ़ आए हो तो आपको इसमें डिफरेंस करने में कोई प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। और आप पहले पूरा अलैंगिक जनन पढ़े हो, लैंगिक जनन पढ़े हो, पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसे बता देते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या हुआ करता है कि एक जनक कोशिका ही क्या कर सकती है, नई संतति कोशिका का निर्माण कर सकती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जान लीजिएगा। एक ही क्या कर सकती है, जो जनक कोशिका होती है वो नई संतति कोशिका का निर्माण कर सकती है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, जब तक दो जनक जुधारी रहेंगे, एक का मेल युग्मक और दूसरे का फीमेल गैमीट, दोनों आपस में मिलेंगे तभी जान लीजिएगा उनमें क्या होता है, नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन में एक ही संतति कोशिका द्वारा एक ही जनक द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण किया जा सकता है और उसमें दो जनक द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस, अलैंगिक जनन में जो होता है, जो संतति कोशिका होती है और जो जनक कोशिका होती है, उन दोनों के आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं यह दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल समान हुआ करते हैं। इसीलिए तो मैंने इसका नाम क्या बताया था, क्लोन विधि। इसको क्या कहा करते हैं, क्लोन विधि। जबकि लैंगिक जनन में जो होता है, संतति कोशिका और जो जनक कोशिका होती है, इन दोनों के आनुवंशिक लक्षण एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो इसलिए इसको हम हाइब्रिड मेथड या संकर विधि के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। और अलैंगिक जनन का अगला डिफरेंस अगर आप ध्यान देंगे तो अलैंगिक जनन में क्या हुआ करता है, बहुत शीघ्रता से और कम समय में ही नई संतति कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और लैंगिक जनन में जो होता है इसमें उतनी शीघ्रता नहीं होती है, इसमें थोड़ा टाइम अधिक लगता है। ये चीज सबसे। और अलैंगिक ज्यादा करके निम्न स्तर के जंतुओं में होता है, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जंतुओं में होता है। अलैंगिक जनन में इसमें युग्मक कोशिकाएं जैसे नयुग्मक, मादा युग्मक नहीं बनती हैं। और आपकी लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो ये सब बहुत डिफरेंस है, लेकिन बेसिक जो 3-4 डिफरेंस हैं वो मैंने आपको क्या किया, लिख दिया है यहाँ पे। अलैंगिक जनन उस तरफ, लैंगिक जनन आप ऐसे 2 टाइम बना लीजिएगा तरफ से। इसमें एक ही जनक द्वारा संतति कोशिका का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। इसमें 2 जनक, ये ध्यान दीजिएगा, 2 जनक द्वारा संतति कोशिकाओं का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जनक, दूसरा अंतर देखिए, जनक एवं संतति कोशिका के आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जनक एवं संतति कोशिका के आनुवंशिक लक्षण एक दूसरे के समान होते हैं। अतः इस विधि को क्या कहते हैं, क्लोन विधि कहते हैं। ये मैंने भी आपको रीजनिंग टाइप करके बताया था। और यहाँ पे क्या बताया, जनक एवं संतति कोशिका के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, तो आधा लक्षण मेल का, आधा लक्षण फीमेल का, इसीलिए जेनेटिक लक्षण बदल जाते हैं। और जब बदल गए तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सी विधि कहते हैं, संकर विधि, हाइब्रिड मेथड। ये थोड़ा कम उपयोगी है और ये ज्यादा उपयोगी है। और फिर संतति कोशिका का विकास शीघ्रता से हो जाता है, ना निषेचन है, ना युग्मक का निर्माण है, ये सब प्रोसेस बनना ही नहीं है। तो ये जान लीजिएगा, इसमें जल्दी से हो जाता है। और संतति कोशिकाओं का जो विकास होता है वो अधिक समय से होता है। तो इस तरीके से मैंने ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में आपको क्या बता दिया। चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी के आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप जा करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, वहां से इसको आप हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और आंसर उसका समझ लीजिएगा सब लोग। इसमें क्वेश्चन है, वाह्य निषेचन से हानि बताइए। मैंने आपको निषेचन के अंतर्गत बताया था, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। जब निषेचन की प्रक्रिया जीवधारी के शरीर के बाहर किसी माध्यम में संपन्न हुआ करती थी तो उसे बाह्य निषेचन, और वो माध्यम खास तौर से जल हुआ करती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन से कुछ मैंने ड्रॉबैक बताया था, और वो ड्रॉबैक सबसे पहला यही होता है कि बाह्य निषेचन तभी होगा जब जलीय माध्यम होगा तब।
पहला चीज, अगर वो आपको मीडियम नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा फ्रॉक्स की लाइफ साइकिल अभी क्यों नहीं चलती है, क्योंकि अभी जो है वो पानी उतनी मात्रा में पर्याप्त नहीं होता है, इसीलिए उसकी लाइफ के लिए ये जो सीजन है ये सर्वाइव करने लायक नहीं होता है। लेकिन जब वो बारिश का टाइम आता है तो उस समय पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में सही रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ तो ये बता दिया। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें कि जैसे ही उस समय मेल गैमेट रिलीज किया जाए एक ही बार, और उसी समय क्या होता है फीमेल गैमेट को भी रिलीज करना चाहिए। मतलब इसमें युग्मक को मुक्त करने का समय एक ही बार मिलता है, एक टाइम वो रिलीज करेगा तो उसी टाइम वो भी रिलीज करता है। और अगली चीज क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है और बाहर हो गई है तो जो जीवधारी का विकास होता रहता है वो किसी माध्यम में ही होता रहता है, तो उसे सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है किसी भी प्रकार की। जैसे आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जो गैमेट होता है वो यूट्रस के अंदर रहता है और यूट्रस के अंदर रहने के कारण उसको प्रोटेक्शन मिलता रहता है शरीर के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, वो तो बाहर है, किसी मीडियम में पड़ा हुआ है, तो उसे किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और जब प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरे जीवधारी क्या किया करते हैं, उनके लार्वा के उनके अंडे को खा जाया किया करते हैं, शिकारी भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया करते हैं। तो ये इसकी सबसे मुख्य रूप से क्या हुआ करती है, हानि होती है। और इसमें गैमेट से बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हुआ करती हैं, नष्ट होती हैं। मतलब जो जीवधारी होता है उसे अधिक मात्रा में क्या होना पड़ता है, जो गैमेट होती है उसका निर्माण करना पड़ता है। भाई जितनी अधिक मात्रा में होगा उतना तो कम से कम अगर 10, 15, 20 रिलीज किए गए हैं उसी की संख्या में, बहुसंख्या में, तो उसी में से कुछ भाग क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसकी ड्रॉबैक है, कमियां हैं, जान लीजिएगा। इसीलिए तो आंतरिक निषेचन एडवांस जीवधारियों में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए यह केवल जलीय माध्यम में होता है, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज। वाटर नहीं होगा तो होगा ही नहीं। युग्मक को एक ही समय में मुक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, मैंने पहले ही बताया। मेल गैमेट रिलीज हुआ उस पे तुरंत आप फीमेल गैमेट रिलीज, या मेल फीमेल गैमेट है उस पर मेल गैमेट रिलीज किया जाए, और फिर अगला संतत कोशिका को कोई सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, और अतः वह कई शिकारियों या अन्य जीवों का क्या हो जाता है, भोजन बन जाती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्या थी, डिफिशियंसी थी, या इसकी हानि थी, या कमियां थी, ड्रॉबैक था। अब अगर आपसे कोई कहे कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में कौन अच्छा है और क्यों है, तो आप बताओगे बाह्य निषेचन आपका कहने का मतलब कम सुटेबल है, आंतरिक निषेचन ज्यादा सुटेबल है। और अगला एक क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प युक्त पौधों के वनस्पतिक नाम एवं स्थानीय नाम लिखिए। अब द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे पौधे जिनके जो पुष्प होते हैं उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों विद्यमान होते हैं। मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और उनका हमको रासायनिक नाम बताना है, और वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम बताना है, और स्थानीय नाम। तो स्थानीय नाम का मतलब जो हम लोग, जैसे हमारे आपके जो लोकल एरियाज है वहाँ पे जिस नाम से बुलाया जाता है तो वो स्थानीय नाम हुआ। लेकिन जो वनस्पतिक नाम होता है वो अकॉर्डिंगली आपकी जो बाइनॉमिनोक्लेचर सिस्टम है, द्विनाम पद्धति है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। और वो एक इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, उसको पूरा विश्व पढ़ता है उसी पद्धति से। और जो स्थानीय नाम होता है वो कुछ क्षेत्रों तक रहा करता है, और उसके बाद फिर उसका जो, लेकिन जो वनस्पतिक नाम होता है वो सब जगह एक ही होता है। तो उन्हीं में से 3-4 आपको बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले स्थानीय नाम में जो सबसे पॉपुलर है ये सरसों, और सरसों कैसा है, द्विलिंगी पुष्प वाला। अब इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम आपको मालूम ही है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। क्या हुआ करता है इसका, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये हो गया। ऐसे ही एक द्विलिंगी होता है आपका मटर, लेग्यूमिनेसी कुल का है, और ये ब्रेसिकेसी कुल का है। मटर का हुआ करता है आपको मालूम है, ये भी द्विलिंगी होता है, पाइसम सटाइवा। तो ये आपका क्या होता है, ये भी एक हो गया आपका। इसके बाद जैसे आप द्विलिंगी पुष्प में और आप रखना चाहते हैं, गुड़हल। गुड़हल आप लोग देखे होंगे मालवेसी कुल का है, ये भी द्विलिंगी है। गुड़हल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है हिबिस्कस। ध्यान सुनिएगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या नाम है इसका, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये भी एक आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है। गुड़हल इसका एक स्थानीय नाम होता है, वनस्पतिक नाम क्या है इसका, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ऐसे ही आपकी क्या हुआ करती, गुड़हल हो गया। आम होता है, आम भी एक आपका वैसे ही है, इसका होता है मैंगी
बहुत हैं फेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो ये आप 3-4 कहा था, मैंने 4 लिख दिया, बहुत है इस तरीके से। तो आप बढ़िया तरीके से इस सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। और आज इस तरीके से आपका जो 12th की बायोलॉजी का जीवों में जन्म था वो आपका पहला चैप्टर यहाँ से क्या हुआ करता है, समाप्त होता है। और अब हम कल से आपको या अगले वीडियो में जो क्या करेंगे, आपको जो 12th की बायोलॉजी का सेकेंड लेसन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वो जान लीजिएगा। वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो जान लीजिएगा। बहुत उसमें डायग्राम भी बहुत आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको ध्यान दीजिए। उस चैप्टर को बहुत केयरली आप लोग पढ़िए और घर पे खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।